यस सर। इतना दूर में कवर है ना। आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में आपको नोट बताया गया था, नोट थर्ड, वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे नोट थर्ड से। चलिए देखा जाए। आपको बताया गया था कि हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में कोई भी पिंड अपने आप में उदासीन होता है। जैसे एक पेन हम ले लिए और आपसे पूछा गया इस पर आवेशों का संख्या बताइए, ठीक है, इस पर टोटल आवेश कितना है, तो कहिएगा सर 0 है, ये आवेशहीन है। इसका कारण क्या है कि कोई भी विलगित निकाय, विलगित मतलब जो किसी के संपर्क में ना हो, बिल्कुल अलग हो, ठीक है, तो कोई भी विलगित निकाय अपने आप में उदासीन होता है। कारण क्या है कि जितना इसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या होगा उतना ही प्रोटॉनों का संख्या होगा। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, तत्व है जिसका नाम A है, और आपसे कहा गया कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश समान होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस में, प्रोटॉन का प्लस में। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। 0 का मतलब हो गया कि इसके पास कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है। तो आवेश नहीं होने का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है वाला। उदासीन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉनों का संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, तो पिंड क्या होगा, उदासीन। अब इसमें से अगर कोई कह दे कि नहीं सर 10 को इलेक्ट्रॉन है और 11 को प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो किसका संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन का। तो याद रखेंगे पिंड जो हो जाएगा ये धनावेशी तो हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यदि इसको परिवर्तित करके हम यहाँ बोल दे कि अगर 9 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन कर दिए जाए, किसका संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन का। तो जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक होगा तो पिंड कौन सा आवेशित होगा, ऋणावेशित। कोई दिक्कत? तो याद रखेंगे कि जिसका संख्या ज्यादा रहेगा वही पिंड का आवेश का निर्धारण करेगा, लेकिन अगर दोनों का संख्या बराबर रहेगा तो पिंड क्या हो जाता है, उदासीन। इसी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में लिखे थे कि कोई भी पिंड अपने आप में उदासीन होता है, और आवेश हम कैसे उत्पन्न करेंगे, उसको आवेशित कैसे करेंगे, तो बहुत सारा मेथड है। चालन द्वारा आवेशन है, प्रेरण द्वारा आवेशन है, घर्षण द्वारा आवेशन है। तो सबसे आसान विधि किसी पिंड को आवेशित करने का घर्षण होता है कि दो पिंड को आप एक दूसरे के साथ घर्षण करा दीजिए, वो आवेशित हो जाएगा। तो हमारे पास अगर दो पिंड है और दोनों उदासीन हैं और हमसे कहा गया आवेशित कर दीजिए, तो ये दोनों का हम घर्षण करा देंगे। घर्षण कराने पर क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा, कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो याद रखिएगा कि जो डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो डोनर जो होगा वो धनावेशित हो जाता है। याद रखेंगे डोनर जो होता है धनावेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ले लेगा, वो क्या होगा, ऋणावेशित। कोई दिक्कत? अगर लिख दिया गया कि O2 माइनस, तो याद रखेंगे कि दो को इलेक्ट्रॉन दिया है कि लिया है वाला, लिया है, एक्सेप्टर है। अगर लिख दिया गया Cl माइनस, तो माइनस मतलब लिया है एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। कोई दिक्कत? तो याद रखेंगे कि जितना प्लस उतना आप इलेक्ट्रॉन दिए हैं और जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन आप लिए हुए हैं। तो यहाँ पर माइनस ये बता रहा है कि ये ग्रहण कर लेता है, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अगर प्लस कर दे तो प्लस मतलब क्या हो जाएगा, डोनर हो जाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को। अब यहाँ से आगे नोट में पढ़ेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखा जाए 3 नोट तक हो चुका था, 4 नोट में लिखा हुआ है, अभी लिखेंगे इसको। नोट नंबर 4 में लिखा जाए कोई भी विलगित निकाय, नोट नंबर 4 में लिखेंगे कोई भी विलगित निकाय, विलगित मतलब जो अलग हो, किसी के संपर्क में ना हो, कोई भी विलगित निकाय हमेशा उदासीन होता है, कोई भी विलगित निकाय हमेशा
उदासीन होता है, कोई भी विलगित निकाय हमेशा उदासीन होता है। ओके बालक, अब नोट नंबर 5 में आते हैं, आवेश का मात्रक। तो देखा जाए आवेश का मात्रक यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको बता दे बालक, ये आवेश का मात्रक, तो इस पे कल ही बात हुआ था कि सर आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। तो याद कीजिए, अगर आवेश को Q से लिख दे तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुने समय होता है। विद्युत धारा को A से या I से लिखते हैं, समय को T से। इसका एम्पियर होता है, इसका सेकंड। एम्पियर सेकंड को क्या कहते हैं? कूलम्ब कहते हैं। एम्पियर सेकंड को क्या कहें? कूलम्ब। और लिखने का तरीका C होता है। तो अभी केवल आप ये सीखे थे कि सर एम्पियर गुने सेकंड को कूलम्ब कहेंगे और ये आवेश का ऐसा ही मात्रक होगा। लेकिन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो एम्पियर घंटा होता है, एम्पियर घंटा, ये किसका मात्रक होता है? तो अब यहाँ पर समझना ये है कि सर एम्पियर के साथ सेकंड आ जाए, एम्पियर के साथ मिनट आ जाए, एम्पियर के साथ आवर आ जाए। तो एम्पियर के साथ जब भी कोई समय सूचक मात्रक होगा तो यह हमेशा किसका मापन करेगा? आवेश। याद रहेगा बालक? एम्पियर घंटा बहुत बार पूछा गया है। एम्पियर सेकंड तो हम लोग जानते ही हैं कि कूलम्ब होता है, लेकिन एम्पियर इंटू घंटा बहुत बार पूछा गया है। तो इसीलिए ये नोट हम लोग बनाए हैं कि सर एम्पियर के साथ कभी भी समय सूचक मात्रक रहेगा। यहाँ पर घंटा, मिनट और सेकंड सब समय सूचक मात्रक है। तो जब एम्पियर के साथ ही तीनों रहेगा तो किसको मापेगा? आवेश को। नोट नंबर 5 में इसको लिख दिया। नोट नंबर 5 में लिखेंगे, और सबसे ज्यादा पूछा गया है एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। जब क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें पूछा हुआ है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। याद रखेंगे, ये आवेश का मात्रक। होने वाले। चलिए नेक्स्ट, नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 में देखा जाए इसको हटा रहे हैं। अब देखिए, ये जो हमने लिखा है इसको समझते हैं थोड़ा सा। ध्यान देने वाले, ये है क्या? तो ये बताया गया है डायग्राम के माध्यम से कि पदार्थ का या किसी तत्व का जो मूल कण होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन। अब इन तीनों को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों को क्या कहा जाता है? मूल कण। और ये तीनों मिलकर, ये तीनों किसके अंदर रहता है? परमाणु के अंदर। तो परमाणु में याद रखिएगा वो नाभिक होता है। तो नाभिक में कौन रहेगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में परिभ्रमण करता है। तो अब देखिए, सब परमाणु के अंदर रहता है ना बालक। तो परमाणु के अंदर एक केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेगा। नाभिक के बाहर बहुत सारा कक्षा होता है और इस कक्षा में कौन परिभ्रमण करता है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूछा जाए कि परमाणु के अंदर कौन है, तो ये तीनों है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन है। और नाभिक के अंदर केवल पूछा जाए तो नाभिक के अंदर दो ही तत्व, दो ही पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर मूल कण किसको कहा गया है? तो इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों को मूल कण कहा गया है। ये सब परमाणु के अंदर रहता है। बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, बहुत सारे अणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं, और तत्व से पदार्थ बनता है। और पदार्थ कौन सा रूप होता है? यौगिक रूप होता है। बहुत सारे तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनता है, जिसको आप पदार्थ के रूप में जानते हैं। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन राइज कर दिया जाए कि किसी पदार्थ का मूल कण कौन है? कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्लियर है बालक? किसी भी पदार्थ का मूल कण कह देगा या तत्व का मूल कण कह देगा तो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बना लीजिए इसको। बना लीजिए। ये सर आपका बेसिक जानकारी है इसके बारे में। बताया था कि एक हफ्ता तक है, 1 वीक केवल ये आपका प्रॉपर्टी से चलेगा चार्ज का। कोई बालक? चलिए नेक्स्ट। अब समझेंगे कि सर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से परिक्रमण करेगा कक्षा में, कक्षा कितने तरीके का होगा, तो समझा जाए इसको। हमने बोला कि परमाणु के अंदर इसके केंद्र में एक धनावेशित क्षेत्र होता है जिसको नाभिक के नाम से जानते हैं, और इसके चारों तरफ है वृत्ताकार कक्षा होता है। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होगा ये गतिशील होता है इसके चारों तरफ। तो यहाँ पर कुछ कक्षा हम ले चुके हैं और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण कर रहा है। जैसे यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन को रखा, तो अब आपसे पूछा गया ये बताइए किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का संख्या निश्चित होता है कि अनिश्चित? तो याद रखेंगे निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं होता है। और ये डिसाइड कैसे किया जाता है? तो एक सूत्र होता है 2n²। इस सूत्र से हम डिसाइड करते हैं कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसमें दो कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो आप सर्किल जैसा देख रहे हैं इसको कक्षा कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। और आपको ये भी बता दे कि एस पी डी एफ 4 तरह का हम लोग कक्षा लेंगे। एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता है, पी में 6 गो रहेगा, डी में 10 गो रहेगा और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जानकारी बेसिक है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। और किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये किससे डिसाइड करते हैं हम लोग? तो 2n² से डिसाइड करते हैं। चलिए डायग्राम बना के उसको लिख लीजिए। इसी में, अगला नोट में नहीं, इसी 6 नंबर नोट में चलिए। तो इसी नोट में लिखेंगे, नोट चेंज नहीं करेंगे। नोट नंबर 6 में लिखना होगा। जल्दी जल्दी बनाइए इसको।
चलिए इसी नोट में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कोई पिंड लेंगे, एक पिंड ले लिए A और एक दूसरा पिंड हमने लिया B, और ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, बोथ आर सेपरेटेड, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। अब आपसे पूछा गया कि जब दोनों अलग होगा तो ये कैसा होगा, उदासीन होता है बालक, न्यूट्रल कहा जाता है। ये भी कैसा होगा, उदासीन। उदासीन का अर्थ क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। उदासीन का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है या प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, लेकिन दोनों का संख्या समान होने के कारण ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। अगर दोनों का संख्या आपस में बराबर रहेगा तो पिंड कैसा रहेगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, पिंड उदासीन। तो उदासीन अगर कहा जाए तो दिमाग में ये बात नहीं रखेंगे कि उसमें आवेश है ही नहीं, आवेश है लेकिन धन आवेश ऋण आवेश के बराबर है, इसलिए पिंड क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये मान लेते हैं कि इसमें क्या लेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हमने लिया, और प्रोटॉन है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश समान होता है, एक प्लस में होता है एक माइनस में। तो प्रोटॉन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब टोटल आवेश पूछा जाए तो ऐड कीजिए तो ये क्या मिल जाएगा, 0, 0। तो याद रखेंगे ये उदासीन हो गया। अब इधर अगर बात किया जाए, इस पे अगर किसी ने बताया कि सर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के लिए +4e, अब दोनों को अगर ऐड किया जाए तो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 0। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, लेकिन दोनों का संख्या समान है, और ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का आवेश समान होता है, एक प्लस में रहेगा तो दूसरा माइनस में, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में, प्रोटॉन का प्लस में, इसीलिए पिंड क्या हो जाता है, उदासीन। डायग्राम बना के इसको लिख लीजिए। हाँ, इसी नोट में, नोट से नहीं होगा, इसी नोट में डायग्राम बना। हो गया वाला। याद रखना होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि पिंड उदासीन है, इसका अर्थ बताइए, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इसलिए पिंड उदासीन होता है। ये कितना, नोट नंबर 6 में था ना, लिखेंगे नोट नंबर 7। नोट नंबर 7 में लिखा जाए, अब देखिए नोट नंबर 7 में क्या लिखेंगे वाला, तो आवेश वगैरह के बारे में बात करेंगे। ध्यान दिया जाए, नोट नंबर 7 में देखा जाए, नोट नंबर 7 में हमको जानना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। सर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो आप देख सकते हैं एक बॉक्स डायग्राम हमने बनाया है, और एक में कण रखा गया है, दूसरे में इस कण का आवेश है, और तीसरे में इस आवेशित कण का द्रव्यमान है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन है
इलेक्ट्रॉन का जो सूचित करने का तरीका होता है माइनस ई होता है। माइनस आवेश को निरूपित करेगा कि ऋणावेशित होता है। इसका आवेश होता है माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। प्रोटॉन में आते हैं, प्रोटॉन का नोटेशन या तो केवल p लिख दीजिए या तो E के सामने प्लस भी लिखेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा था, पीछे समझाया गया था आपको कि E के सामने अगर आप प्लस लिख देते हैं तो ये भी आपको प्रोटॉन को इंडिकेट करेगा। प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश है, दोनों का आवेश का परिमाण समान होता है, लेकिन एक माइनस में रहेगा तो एक प्लस में रहेगा। तो ये कितना होगा, प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। न्यूट्रॉन जो है इसको सूचित करने का तरीका स्मॉल n है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अब आते हैं इसके द्रव्यमान के बारे में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है, दोनों का द्रव्यमान समान होगा 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। तो जितना प्रोटॉन का उतना ही न्यूट्रॉन का। अब बताइए नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन से द्रव्यमान ज्यादा हो गया ना बालक, इसीलिए नाभिक जो होता है आपका अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होता है और उसका भी द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान अधिक होने के कारण उनके बीच लगने वाला प्रबल नाभिकीय बल का मान अधिक होता है, जिससे हम लोग प्रोटॉन को नाभिक से नहीं निकाल पाते। बना लीजिए, नोट नंबर 7 में बॉक्स डायग्राम बनाएंगे। नोट नंबर 7 में हम हो गया वाला। तो ये बेसिक जानकारी है, होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री वगैरह पढ़िएगा वहां भी इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, नोट नंबर 8। ये नोट नंबर 7 था, नोट नंबर 8 पर आते हैं। चलिए देखा जाए वाले, नोट नंबर 8 पर आते हैं।
ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यदि इलेक्ट्रॉनों का संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो, इसके समान हो, तो पिंड क्या होगा? उदासीन। ठीक है, समझ में आ रहा है इंग्लिश में? हिंदी में लिख दिया जाए। चलिए ध्यान देंगे तो आप लिख सकते हैं खुद से भी, सर इलेक्ट्रॉनों का संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाए तो पिंड को क्या बोलेंगे? पिंड उदासीन है। अब इसके दूसरे पार्ट में आते हैं, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। यदि इलेक्ट्रॉनों का संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाए, याद रखेंगे जिधर ही ओपनिंग खुला रहता है वो अधिक होता है, जिधर ही बंद रहता है वो कम होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों का संख्या अधिक हो जाए, प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाए, तो पिंड कौन सा आवेशित होगा? ऋण आवेशित। अभी तो एग्जांपल में आपको बताया गया था, अभी एग्जांपल में हमने बताया था कि यहाँ पर अगर एक पिंड है, ये पिंड ए है और इसके बगल में एक और पिंड ले लेते हैं बी, ये ए हो गया, इसके बगल में एक और पिंड बी ले लेते हैं। हमने बोला कि इस पिंड पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 12 प्रोटॉन हैं। इस पिंड पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं। तो अब बताइए कौन सा आवेशित बताइएगा? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, प्रोटॉनों की संख्या कम, तो ये पिंड क्या होगा? ऋणावेशित हो जाएगा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन पर प्लस होगा, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ किसका संख्या अधिक है? यहाँ संख्या अधिक है प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 12 है, तो 2 ज्यादा हो गया। तो कहिएगा पिंड जो है धनावेशित है। कोई दिक्कत वाला? तो जिसका संख्या अधिक है वही पिंड का नेचर होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों का संख्या अधिक है तो पिंड ऋणावेशित होगा, यदि प्रोटॉनों का संख्या अधिक है तो पिंड धनावेशित होगा। और ये खुद से ज्यादा कम नहीं होता है। जब हम दो पिंड को घर्षण कराएंगे तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है, कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस तरीके से संख्या में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। यहाँ पर थर्ड केस में कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। यदि इलेक्ट्रॉनों का संख्या कम हो जाए, प्रोटॉनों का संख्या अधिक रहे, तो इस स्थिति में पिंड क्या होगा? धनावेशित। क्यों धनावेशित? क्योंकि प्रोटॉन का संख्या क्या है? अधिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम है। इसको बना लीजिए, नोट नंबर 8। जैसे सुविधा हो उस तरीके से। ज्यादा टिपिकल तो नहीं, ये तो समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है। तो याद रखेंगे कि अगर धनावेशित या ऋणावेशित बताना होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको देखना होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या देखना है। अगले नोट में आते हैं, नोट नंबर 9। तो नोट नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि अगर कहीं लिख दिया गया है x,
ऊपर A नीचे Z, इसका अर्थ बताइए। तो आप कहेंगे सर ये जो बड़ा वाला एक्स आप लिखे हैं, ठीक है, इसको तत्व से निरूपित किया जाता है। जैसे आप कोई ऑक्सीजन लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, ब्रोमीन लिख दिया, एल्युमिनियम लिख दिया, तो याद रखेंगे तत्व को निरूपित करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, बड़ा वाला एक्स लिखते हैं। और ये जो ऊपर आप ए देख रहे हैं, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये ए का नाम क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान संख्या ये दोनों अलग अलग चीज होता है, दोनों अलग होता है। तो ये जो ऊपर लिखा रहता है ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास नंबर इसको कहा जाता है। और नीचे जो आप देख रहे हैं Z देख रहे हैं, इस Z से किसको व्यक्त किया जाता है, परमाणु संख्या। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है। तो परमाणु जो संख्या होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अभी तो बात किए थे हम लोग कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या या प्रोटॉन का संख्या जितना होगा यही आपका क्या होगा, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को आप कैसे लिखेंगे, Z से लिखेंगे। अब इसके नीचे है परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या को हमने कैसे व्यक्त किया है बालक, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से लिखा गया है, कैपिटल A से लिखा गया है। और ये किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के संख्या के योगफल के बराबर। इसका मतलब कि ये अगर परमाणु द्रव्यमान संख्या है तो इसमें कौन कौन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है परमाणु द्रव्यमान संख्या अगर बताना होगा तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का संख्या का योगफल। तो ये कहाँ रहता है जी, परमाणु के नाभिक। क्लियर है बालक। तो याद रखेंगे कि जो परमाणु संख्या होगा वो इलेक्ट्रॉनों का संख्या होगा या प्रोटॉनों का संख्या होगा, और जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होगा वो प्रोटॉन का संख्या तथा न्यूट्रॉन का संख्या का योगफल होगा। चलिए इसको आप लिख लेंगे, इसके आगे एग्जांपल के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। नोट नंबर 9 लिख लिया जाए, इसके बाद एग्जांपल लेंगे बहुत सारा। हो गया चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में देख सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 16। परमाणु संख्या कितना होगा, 8। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना है, या परमाणु संख्या कितना है, परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है। तो ध्यान देंगे यही आपका परमाणु संख्या होता है। तो परमाणु संख्या इधर हमने लिखा है कि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो पहले डिसाइड कर लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है। तो आप कह सकते हैं सर 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं कहिएगा तो प्रोटॉन भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 है। न्यूट्रॉन निकालना है तो ये बताइए कि 16 में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों हैं और मालूम चल गया कि E 8 है तो ये भी कितना होगा, समझ आ रहा है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या उतना ही प्रोटॉन का संख्या, तो अगर 8 हुए इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन का संख्या भी 8 होगा। तो 16 में से अगर 8 प्रोटॉन हो गया तो न्यूट्रॉन कितना बचा, 8। क्लियर है। अब निकालने का तरीका भी होता है, मेथड भी है कि सर परमाणु द्रव्यमान संख्या में से इलेक्ट्रॉन का संख्या हम घटा देंगे
या परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये कितना है बालक? 16 है, 16 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ गया? ये हो गया। अब परमाणु संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, ये कितना है आपका? 8। परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसे लिखेंगे? P + N या कैपिटल A से, और ये कितना है आपका? 16 बना लीजिए। चलिए एक देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, बताइएगा सबके बारे में। हटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, यहां लिख दिए क्लोरीन। क्लोरीन तो बताइए क्लोरीन के लिए परमाणु संख्या कितना होता है? 17 और द्रव्यमान संख्या 35.5। तो हम राउंड फिगर में लेंगे, डेसिमल में नहीं लेंगे, बैठ जाइए, ध्यान देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 35 और यहाँ कितना? 70। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? तो ये क्या है बालक? यहाँ जो लिखा है ये क्या है? द्रव्यमान संख्या, और ये क्या है? परमाणु संख्या। मालूम है ना? से बात तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का संख्या बताइए, प्रोटॉन का बताइए, न्यूट्रॉन का बताइए। फिर आपसे पूछा गया कि परमाणु संख्या बताइए, परमाणु संख्या कितना होगा? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसके बाद परमाणु द्रव्यमान संख्या पूछा गया। परमाणु द्रव्यमान संख्या तो A होता है या P + N होता है? निकाल के बताइए सर। सारा निकाल कर बताइए। ये सारा चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों तो बराबर होता है 17, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना होगा? तो सर परमाणु द्रव्यमान में से आप इलेक्ट्रॉन का संख्या घटा दीजिए, तो 35 में से 17 घटा दिया जाए, कितना हो जाएगा? 18। कितना रहा सबका? चलिए परमाणु संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का संख्या ये 17 है, और परमाणु द्रव्यमान संख्या तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या ऊपर आपको दिख रहा होगा A के लिए वैल्यू कितना है? 35। या तो ऐड करके निकाल दीजिए या ऑलरेडी दिया हुआ है 35, यही आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है। बस यहीं पे रोक देंगे, बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा।